चैप्टर का नाम डालेंगे करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी, और फर्स्ट हेडिंग डालो पहले इलेक्ट्रिक करंट। बेटे मैं बार बार तो रिपीट करूंगा, अभी मैंने क्या कहा, तुम अब 5-7 मिनट कॉपी निकालने में लगाओगे। देखो जरा, हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट, लिखेंगे जरा इसमें, द चार्ज फ्लोइंग, द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड in an electric circuit, in an electric circuit is the measure of electric current in that circuit, in that circuit। ठीक है, क्या तक क्लियर हो गया? क्योंकि देख मैं पढ़ाते टाइम, नहीं नहीं, या तो तुम इसे बंद करके बाहर चले जाओ या फिर खाकर ही आ जाना। टेंथ क्लास में भी चैप्टर था इलेक्ट्रिक करंट का था, और ये 12th में भी आ गया। ठीक है, तो 12th क्लास में भी आ गया। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? अब तक जो हमने 4 चैप्टर पढ़े, उन 4 चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि चार्ज हमारा रेस्ट में होता है, तो तब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन अब चार्ज मूविंग हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आ गए हम, तभी चैप्टर का नाम पड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्जिस के फ्लो को क्या बोलते हैं? फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। तो आप मुझे एक बार क्वेश्चन का आंसर दो कि आपके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जितना आप जानते हैं। फ्लोइंग ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज 10th क्लास में ये था कि सर आपने कहा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, और जिसका फॉर्मूला क्या था? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब इस फॉर्मूले का बेसिक कंटेंट समझना, बैठना और बैठ जाए, नहीं तो बाहर जाकर बैठ जाइए। अब मैं टॉपिक समझा रहा, ध्यान पूरा बोर्ड पे रहे। आपने कहा कि सर ठीक है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब समझना कितना इसका बेस छुपा हुआ है कि आपका अकॉर्डिंग सर टी टाइम में जो क्यू चार्जेस फ्लो होंगे वो किसके इक्वल होंगे? इलेक्ट्रिक करंट के इक्वल होंगे। ये तो मीनिंग हो गया कि टी टाइम में जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं वो किसके इक्वल हैं? इलेक्ट्रिक करंट के। तो यथार्थ मुझे एक बात बताओ कि अगर आपने कहा कि ये अगर इतने टाइम में इतने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इक्वल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? कभी कभी बहुत सी चीजें, बहुत माइनर चीजें होती हैं, बहुत चीज के अंदर कुछ छुपा हुआ होता है। ओके, जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपसे कर दिया कि आपने कहा टी टाइम में क्यू चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, या वो किसके इक्वल है? लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते, मान लो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं आपके इक्वल हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ा हो कि मैं आप जैसा ही हूं। ये तो मीनिंग निकला नहीं क्या? तुमने जो करना है करो, अब मुझे मत करना, मैं समझ में नहीं आया ना, मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, मैं तो दिमाग ख़राब मत करो, मान सही समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो टी टाइम में जब क्यू चार्जेस फ्लो हो रहे हैं इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, तो भैया इलेक्ट्रिक करंट क्या है फिर? अगर ये इसके इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा? और आपने कहा 10 का में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सर कितने चार्ज फ्लो होंगे जो हमें इलेक्ट्रिक करंट कह सके? अब 1 कूलम किसके इक्वल हो गया? भाई कितने चार्ज फ्लो हम करें कि ताकि हम उसे ये कह दें कि इलेक्ट्रिक करंट है?
क्वेश्चन का डेप्थ समझो। कितने चार्ज हम अकॉर्डिंग टू 10th क्लास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। हाउ मेनी चार्ज, नंबर तो होंगे ना कुछ, 20, 50, 60, 100, तभी तो किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तो ये जो हमने अभी तक पढ़ा है ना आपने, ये मेजरमेंट करने का तरीका है। आप चीजें मेजर करते हैं कितने टाइम में इतने चार्जेस फ्लो हुए, तब हम क्या डिफाइन आइडेंटिफाई डिटरमाइन कर लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को डिटरमाइन कर लेंगे। ये मेजरमेंट हो गया, मेजर करना हो गया। और इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हो गया सर फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां ये नहीं कहा गया हाउ मैनी चार्जेस फ्लो, 10, 50, 20, 30, भाई इतना कह दिया फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले कोई भी डायरेक्शन करो ना तो ये देख लो कि उसका मीनिंग क्या है। और ठीक है, आपने कहा फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, सर मेजरमेंट कैसे करेंगे, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्योंकि मेजरमेंट इसका ही तो करोगे, मेजरमेंट इसी का ही तो करोगे, रेट का। 10, 20, 50 कितने गए। वाटर का फ्लो ठीक है, वाटर फ्लो हो गया। चार्जेस का फ्लो इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज। अब तक के चैप्टर में आपका चार्जेस रेस्ट में था, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। बात समझ तक आ रही है ना। अब यहां चार्जेस फ्लो हो गया, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके बाद पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म 2 चैप्टर के बाद। यानी कि जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करते हैं, देन कॉन्सेप्ट क्रिएट मैग्नेटिज्म। बस में आ रही है। अब जो हमने पढ़ा, जो तुमने अब पढ़ा, तुमने देखा कितना डिफरेंस था कि हम सिंपल क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे सके। तो मैं आज की एक अच्छी घटना बताता हूँ कि अगर हम ये सोच के चलें कि हमें जो पढ़ाया जाया है वही पेपर में आए, तो ये भूल अपने दिमाग से निकाल देना। सबसे पहली बात तो आप बच्चे नहीं हैं कि टीचर ने जो निशान लगवा दिया, जो क्वेश्चन करा दिया वही आएगा। आप कॉन्सेप्ट फिजिक्स को सीख रहे हैं, और जब हम चीज़ सीख लेते हैं, अगर मान लो साइकिल चलाना हमने सीख लिया, कार हमने सीख ली, या बाइक्स हमने सीख ली है, तो जरूरी नहीं है कि जिस रास्ते पे हमने सीखी हर बार हमें उस रास्ते पे जाना पड़े। आपने सीख ली ना, आप कैसे भी आप कट मार सकते हैं, कैसे आप टर्न ले सकते हैं, आप कहीं से भी जा सकते हैं। आपको ने ये चीज़ अगर नहीं सीखी तो आप इसके पे बेस आने वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आज यही हुआ हमारे साथ। एक इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, आप इक्वेशन कह रहा हूँ, एक फॉर्मूला था कि जब कोई पार्टिकल, आप भी कर सकते हैं, जब कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है और वो डी डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है 2E अपॉन m। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ। अब देखो, मैं तो मूर्खता की हद किसे बोलते हैं। 50 के 50 बच्चों ने ये कहा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कि जब कोई पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस d, ट्रेवल डिस्टेंस d, then he attained the velocity v equal to root 2 e d upon m। तो अब हमने जब चैप्टर पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का और वेलोसिटी हम पढ़ के आ चुके हैं 11वीं क्लास में, तो अब ये कुछ आपके न्यू तो है नहीं। अब आप क्या चाह रहे हैं, मैंने आपको करा दी इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, वो एग्जाम में आ जाए तो तुम बहुत बढ़िया। अब सिंपल क्वेश्चन कितना था सर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाओ। समझने की कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बनाते कैसे सीबीएसई में कि v स्क्वायर ये हो गया, ये हो गया 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, ठीक है। 2a आपने कहा डिस्टेंस d, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब a नहीं है मेरे पास, 2ad, तो a बराबर होता है f अपॉन m। अक्सी तक गलत तो नहीं यहाँ तक। और फोर्स किस में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मूविंग कर रहा है तो E बराबर हो गया F अपॉन क्यू, F बराबर हो गया क्यू ई, इलेक्ट्रॉन मूविंग कर रहा है तो E इंटू ई। अपॉन M, स्क्वायर खत्म हुआ, अंडर रूट 2E अपॉन M। इतनी वेलोसिटी वो गेन करेगा।
तो इतने मूर्ख भी हैं कि वही दे दो जो कराया है और हम 12वीं का टॉपर बन जाएंगे। कद्दू नहीं बनने के भाई, सही बता रहा हूँ मैं। अगर तुम रटने पे चलोगे, खास तौर से 12th की फिजिक्स में, परसेंटेज देखिए इस बार क्या हालत है। हैं बेटे मेरी बात हो, क्वेश्चन तो तुम सही करो, सही नंबर देगा या भी गलत थोड़ा दे देगा भाई। मैंने तुम्हें समझा दिया। अब ये क्वेश्चन अगर तुम 6 जगह 6 जगह सही माना जाएगा, अपनी गलती तो ढूंढो भाई। भाई एआई ने चेक कर रहा है, एआई बेवकूफ़ नहीं है और एआई भगवान भी नहीं है। एचसी वर्मा ने भी कहा कि मैं क्वेश्चन पेपर सेट करके देता हूँ, एआई करके दिखाया तो मान जाऊँ, और एआई से हुए नहीं कर पाया ना, तो फिर तुम कैसे कहते हो एआई है। तो लर्निंग पे ध्यान दो। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा दिया, वो तुम्हें कुछ भी बनाकर दे देगा, तुम्हें घर पे बैठ के भी पढ़ना पड़ेगा, ढूंढने होंगे क्वेश्चन, बनाने होंगे क्वेश्चन, तब कर पाओगे। मैं यहाँ तुम्हें कंटेंट सिखा रहा हूँ, सीखने के बाद करोगे तो तुम ही। भाई एक बार तुम बाइक चलाना सीख गए तो क्या रोज हर बार वो आदमी थोड़ा बैठेगा तुम्हारे साथ, हर बार खाली रोड थोड़ा मिल जाएगी। बात समझ रहे हैं। तो ठीक है सर, आपने कहा कि टी टाइम में क्यों चार्जेस फ्लो हो गया, ये मेजरमेंट करने का तरीका हो गया, और फ्लो ऑफ चार्ज हो गया इलेक्ट्रिक करंट। अब मेजरमेंट कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे कह दूं मेरे पास 2 वायर हैं, इस वायर में 15 एम्पियर, इस वायर में 10 एम्पियर, तो कितनी करंट जानी चाहिए इसके अंदर। 2 वायर को जोड़ दिया, जोड़ने तरीके नॉर्मल ऐड कर दिया, जिस जंक्शन बोलते हैं उस पॉइंट को, तो इसमें 10 एम्पियर 15, तो कितने करंट फ्लो होगा इसके अंदर, इस तीसरे वायर में 25। वेरी गुड। और अगर मैं एक वायर और जोड़ दूं तो दोनों में 25 ही होगा। अब अरे भाई एक में तो करंट आ रहा है 15, एक में आ रहा है 10, 14.5, 12.5, 12.5 ले सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ यथार्थ, तुमने क्वेश्चन पढ़ा था Q इज इक्वल टू एन ई पढ़ा था, इसका अकॉर्डिंग ये कहा जाता है चार्ज कैन नॉट बी डिवाइड, कैन नॉट बी कन्वर्ट, कैन नॉट बी क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ आपने कह दिया 12.5, चार्ज कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ 2.5, 3.5, 1/2 विल बी, इट विल बी द इंटीजर मल्टीपल फॉर्म, उसमें होगा। तो 12.5 कैसे हो गया सर, मैग्नीट्यूड इतना है करंट का। हम ये नहीं कह रहे कि चार्जेस 0.5 बच गया उसके अंदर, आधा करंट इसमें गया आधा करंट इसमें गया, ये मतलब हो गया 12.5 का। वहां ये मत सोच लेना कि आधा करंट कैसे करंट डिवाइड हो गया, चार्ज तो डिवाइड नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात, करंट को आप वेस्ट भी नहीं कर सकते, करंट यहां जंक्शन पर रुका हुआ भी नहीं रह सकता, और अगर सीधा आगे फ्लो हो जाएगा। और अगर मैं 3 वायर लगा दूं, तीनों में इक्वली डिवाइड होगा। बात समझ तक आ गई, क्या तक क्लियर हो रहा है। अगर दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो कि एक वायर को मैंने 3 एम्पियर करंट आ रहा है इसमें, इसमें जा रहा है 4 एम्पियर, तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर कितने एम्पियर का वायर जोड़ूं, तो सॉरी एक वायर मैंने जोड़ दिया, तो इसमें कितने एम्पियर करंट फ्लो होगा। जा पानी पिए जा। 3 एम्पियर जो का वायर है इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो एक जो वायर आपने ऐड कर दिया इस तरीके से, तो इसमें कितने एम्पियर करंट फ्लो होगा। 2, 5 का और 7, ठीक है आपका, ठीक है सेम जो मेरा आंसर होगा। अक्षिता 5, इसको रख दो, मेरा फोकस बिगड़ता है, बात ये है और कुछ नहीं, समझो बात को, ठीक है ना। मैं इतना आराम से कह रहा हूँ अब की बार मैं कहूँगा नहीं, एंड आई विल ऑफ द क्लास, एंड यहाँ से मैं बाहर जाके बैठ जाऊँगा।
यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तुझे मैं इसलिए तो I10 बोलता हूँ कि तो जो सोचता है सही सोचता है। अरे अभी एक बात बताई गई कि इसमें 15, इसमें 10 बराबर डिवाइड हो गया, 3 + 4 कितना हो गया 7। एक इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा ऐसा कह सकते हैं एक्सेप्शन, या वर्ड भी कभी कभी मुँह से निकलता है, एक्सेप्शन है फिजिक्स के अंदर, फर्स्ट और लास्ट, कि जो वेक्टर होते हुए भी स्केलर है। एरो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड हो गया 15 एम्पीयर, दोनों चीज हो गई, लेकिन फिर भी क्या बन गया स्केलर। रीजन ये वेक्टर के जो एडिशन के लॉ होते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ मेथड, उनको फॉलो नहीं करता है। अगर आप इसको मेजर करोगे तो देयर विल बी करंट ऑफ 7 एम्पीयर। ये बात ध्यान रखो, बस मेरी ना नहीं समझ में। और करंट को मेजर करने की डिवाइस एमीटर। अच्छा एमीटर आपका एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट, एवरेज वैल्यू सॉरी, जो करंट आपका है जो एमीटर है वो कौन सी करंट को मेजर करता है, एवरेज या पीक वैल्यू ऑफ करंट? एवरेज। पीक वैल्यू ऑफ करंट मेजर नहीं करता है, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम 5 एम्पीयर तक हमारे घरों में जो वायर होते हैं वो मैक्सिमम 5 एम्पीयर तक के होते हैं। बस मैं रही, ठीक है। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, कि सर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। हम अगर इसको कैसे भी ऐड करें तो हम ये कह सकते, मैं आपसे कह दूं कि इसमें I1 करंट, इसमें I2 करंट, और तो इसमें I3, इसमें I4, इसमें I5, तो देन सर I1 और I2 का जो सम होगा वो बराबर होगा I3, I4 और I5 के सम के बराबर, चाहे कितना भी करंट क्यों ना हो। बात में तक आ गया, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो आप जो है ये यहाँ तक हो गया, उसके आगे डिस्कस करते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने कहा I=Q/T, यूनिट ऑफ करंट सॉरी हाँ एम्पियर, चार्जेस की कूलाम पर सेकंड, यानी कि 1 एम्पियर किसके बराबर, 1 कूलाम पर सेकंड के बराबर हो गया। कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। और ये भी समझ में आ गया कि हाँ सर अगर हमारे पास 2 वायर के साथ हम कितने भी वायर के साथ कनेक्ट कर दें तो I1 I2 ये हो गया I3 I4 I5, तो देन सर वी कैन से दैट कि I1 + I2 = I3 I4 I5। और जो करंट जंक्शन से दूर जा रही है वो निगेटिव में ली जाती है, क्योंकि वो डिवाइड हो गई इक्वली, अब उसके इक्वल नहीं है। जो करंट जंक्शन की तरफ जा रही होती है वो ऐड हो जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर I1 + I2 - I3 - I4 - I5 = 0, तो टोटल सम = 0 हो गया। अभी 0 का मतलब ये है कि इस जंक्शन पॉइंट पर, इसे बोलते हैं जंक्शन जहाँ पर जुड़े हुए होते हैं, इस जंक्शन पॉइंट पर ना तो करंट को आप रोक के रख सकते ना यहाँ से करंट को आप निकाल सकते, इक्वली बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। इसलिए ये मतलब हो गया सिग्मा = 0। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि आप करंट नहीं है बट आप यहाँ करंट को रोक कर नहीं रख सकते। यहाँ से करंट जो है ना आपने रोक कर रखा ना आपने यहाँ से करंट को हटाया, इक्वली डिवाइड हो गया। बात समझ आ रही है? दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट अकॉर्डिंग टू 12th क्लास। जो अब तक हमने सीखा था वो एक मेजरमेंट करने का तरीका था, ये आपका लेवल का तरीका है। और इसको अभी आप आगे पढ़ेंगे, इसको किरचॉफ लॉ भी कहा जाता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। मैंने अभी नहीं पढ़ाया, अभी तो मतलब ही नहीं, उसमें केमिस्ट्री में होगा। किरचॉफ लॉ मैंने नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ाया था? 11th में हाँ वो अलग किरचॉफ लॉ था। 11th का जो किरचॉफ लॉ था वो ये था कि जो अच्छा एब्जॉर्वर, हाँ एब्जॉर्वर होता है, अच्छा एमिटर भी होता है। एग्जाम्पल कि गर्मी में ब्लैक कपड़े नहीं पहनते, लाइट पहनते हैं, कि हीट को एब्जॉर्व करेंगे तो एमिट करेंगे। बात समझते आ रहे, वो चीज़ थी यानी कि अब वो किरचॉफ लॉ इंटेंसिटी का था,
ये इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है। तो ये नोट करेंगे बेटे जरा, जो आपने लिखा ना हेडिंग, जो डेफिनेशन लिखी उसमें। बेटे सब ठीक है। नेक्स्ट आने लो करंट डेंसिटी, कोई नहीं, करंट डेंसिटी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्लास में अगर कोई तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है तुम्हारे स्कूल का, जितना हो सके सीख लो। ये नहीं है कि अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर तो हम उस सामने वाले टीचर्स को बेकार समझे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। वो कुछ जानता है तभी वो वहाँ है, अदरवाइज तुम होते वहाँ। जहाँ से नॉलेज मिल सकती है वहाँ से नॉलेज ले लो। अगर अपने माइंड में तुम ये रख के चलो कि वो कुछ नहीं है वही ठीक है, या ये कुछ नहीं है वही ठीक है, तो भाई साहब ज़िंदगी में कामयाब नहीं होगे। ध्यान रखना इस बात का कभी भी, कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे वही टीचर कहाँ काम आ जाए। जितने सामान्य यहाँ के हैं उतने सामान्य वहाँ के भी हैं, वो भी कुछ जानते। अगर तुम नहीं जानते तो तुम उन्हें क्वेश्चनों का आंसर दे दो, तब तो हो कह सकते हैं। लेकिन तुम भी जानते हो कि तुम उन्हें क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, वो भी अपने सब्जेक्ट के टीचर्स हैं। और कभी अपने मन में ये मत लाना कि हम बहुत होशियार हैं, मुंह के बल गिरोगे, ये रियलिटी है। ये होता है कभी कभी, हो जाता है कि हमारे 10th में इतने हम इतना आ जाएंगे। भाई साहब 10th और 12th में धरती आसमान का फर्क है। वहाँ आपने खुद देखा 10th क्लास का, अभी वो चैप्टर 10th क्लास से क्यों पढ़ाया था इलेक्ट्रिक करंट, ताकि तुम समझ जाओ कि उसमें इसमें कितना डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि वहाँ करंट यहाँ करंट में कितना चेंज हो गया आके। ग्राउंड लेवल पर जितना रहोगे उतना तुम्हारा फाउंडेशन बेस्ट रहेगा और तुम्हें उड़ने में आसानी होगी। ग्राउंड लेवल खराब करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, हवा में मत रहना बस। कुछ रहे थे, काउंटिंग में नहीं है। मैं इस स्कूल की बात कर रहा हूँ, ऐसे भी थे 10th में 95% आए और मिठाई खिलाई, एटीट्यूड आ गया बहुत ज़्यादा। और इतना आया कि जब क्वेश्चन करा तो कहा कि गूगल पे, सर ये गूगल पे तो ऐसे दे रखा है। मैं कहा बेटे एक बार ये भी तो चेक कर ले, तो क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, तुम खोल कौन सा रहे क्वेश्चन। और क्या हुआ, एक भी लिस्ट में नाम नहीं था 12th क्लास की। 10th में जब तुम 10th के लेवल के थे, जब तुम 10th क्लास में थे, अब तुम 12th के लेवल के हो तो 12th की क्लास में हो, तो इसका लेवल भी तुम्हें खेलना पड़ेगा। ये मत सोचना कि भाई 10th में इतने हैं तो 12th में, बिल्कुल भाई साहब नंबर डिक्रीज भी होते हैं, उठाने वाले उठाते भी हैं। फर्स्ट डिवीजन 80% लाना आसान अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है इसको बना कर रखना, मेंटेन करना। आपके 10th में 80% आ गए, 12th में 90%, 12th में 75 रह गए, ठीक है। उसके बाद तुम यूजी में गए, वहाँ और कम हो गए, तुम रिज्यूम लेकर जा रहे हो, किसी सीवी लेकर जा रहे हो अपना, वो क्या कहेंगे, तेरे नंबर तो लगातार डिक्रीज हो रहे हैं। परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। भाई 70 से तुम 90 तक गए, अच्छी बात है, और 90 से तुम अगर डाउन जा रहे हो वो गलत बात है। 80 लाना अच्छी बात है, बार बार ना बोल रहे, अच्छी बात है, लेकिन 80 को बनाकर रखना ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। लिखो करंट डेंसिटी में, द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर
at a point in a conductor is the ratio of the current at that point in the conductor to the area of cross section of the conductor at that point. अब बेटे इसका मतलब समझ दे, अगर मैं अकॉर्डिंग टू जाऊं डेफिनेशन तो सर J इक्वल टू आई अपॉन ए, करंट डेंसिटी रेशो किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट का होगा, एरिया का होगा, ठीक है। और इसको और सिंपल कर दूं, इसकी करंट यूनिट होती है एम्पियर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट का हो गया ए, एरिया का हो गया L2, तो ये J इक्वल टू हो गया L-K2A। यहाँ पर करके काम खत्म हो गया, और साथ में हमने ये कह दिया आपको सर वेक्टर क्वांटिटी है, बस। एक मिनट, अब सर इसका रियल मीनिंग क्या है, ये एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा है कि J जो है कंडेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो किसके है, इलेक्ट्रिक करंट के है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के है। अब समझना इस चीज़ का मीनिंग, यहाँ पर आपने एक वायर लिया जिसका इनिशियल एरिया A1 है, इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, यथार्थ कितने चार्जेस फ्लो हुए टोटल, बारह चार्जेस फ्लो हो गए, है ना, ठीक है। अब अक्षिता मैंने इसमें क्या किया, एक एरिया और ऐड कर दिया A2, अब ये चार्जेस इस एरिया में जाएंगे, तो जितना गैप यहां पर है जरूरी थोड़ा उतना गैप वहां पर होगा चार्जेस के बीच में, ठीक है सर। गैप बढ़ गया लेकिन चार्जेस तो 12 ही हैं, बिल्कुल। अब एक एरिया और ऐड कर दिया A3 वायर, अब यही चार्जेस यहां पर पहुंच गए, गैप और इंक्रीज हो गया इनके बीच का। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है कि सर हमने जो है अगर कोई एरिया में यहां पर कंसीडर करा तो कितने चार्ज आ गए, अरे बेटे इसमें ध्यान छोड़, इसमें कितने चार्ज आ गए, 3। इतना ही पार्ट मैंने यहां पर कंसीडर करा, कितने आ गए, 2 चार्जेस। इतना ही पार्ट मैंने यहां पर कंसीडर करा, कितना हो गया, 1 चार्जेस हो गए। अब एरिया इंक्रीज हो रहा है, चार्जेस की संख्या डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अगर मैं रिवर्स आऊँ, एरिया डिक्रीज करूँ तो करंट की चार्ज की संख्या बढ़ रही है, तो आपको यही बात समझाना चाह रहा है कि अगर हम वायर को यूनिफॉर्म ना रखें, कहीं से वॉल्यूम ज़्यादा कहीं से वॉल्यूम कम, तो जरूरी नहीं है फिर क्या, जरूरी को छोड़ो फिर तो बात कि करंट हर वैल्यू पर करंट की वैल्यू सेम नहीं होगी। यही रीज़न है कि वायर इक्वल रखे जाते हैं हर पॉइंट पर। बात क्या तक, क्योंकि इसने फॉर्मूले ने यही कहा कि सर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, सॉरी करंट डेंसिटी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रिक करंट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया के। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो करंट डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, और अगर करंट डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी डिक्रीज होगा। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेटे एक लाइन बोली थी मैंने, फ्लो ऑफ चार्ज, इसको ये नहीं कर सकता, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ये कोई बहुत बड़ी टफ चीज नहीं थी। हाँ, डिफाइन, इसमें डिफाइन क्या करना भाई, आई एम गोइंग, क्यों डिफाइन नहीं कर सकते सर, कैसे जा रहे हो,
ये भी कोई बात होगी? बात समझ आ गई? फुलाने की फ्लो ऑफ चार्ज। अब समझो ध्यान से, तो अगर चार्जेस का फ्लो डिक्रीज हुआ तो वो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड कर रहा था? एरिया पर डिपेंड कर रहा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। और दूसरी बात, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों क्वांटिटी है? इसमें जो करंट फ्लो होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो होता है एट ईच पॉइंट। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी, नॉट स्केलर क्वांटिटी। बाकी चीज मैंने आपको समझा दिया कि मीनिंग क्या बताना चाह रहा है। हर कंटेंट के पीछे, हर कॉन्सेप्ट के पीछे कोई मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जो आपको चीज़ें सिखा रही है कि इसका मतलब जो आप पढ़ रहे हैं ये क्या है। अदरवाइज तो बहुत सिंपल है, इससे बताओ काम खत्म, अगले पर आ जाओ डेफिनेशन पर। लेकिन आप समझ नहीं पाओगे ये एक्सप्लेन करना क्या चाह रहा है। ठीक है, नोट डाउन बेटा। मैथ में कौन कौन है आज? 3। यथार्थ मैथ का है। और भाई एक आपका सडनली टेस्ट और होगा, इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गोस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तीनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, गोस थ्योरम वाला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। कल के बाद कभी भी हो जाएगा बेटे। नहीं, ये 3 चैप्टर हैं। नहीं कम बेटे, एग्जामिनर हमसे पूछ के क्वेश्चन नहीं देता, नहीं देने का। तुम जितना कंफर्ट जोन में जाओगे ना उतना मरते हो तुम। फिर तुम कहते हो मैं नंबर नहीं आ रहे हैं। टफ तुम करते नहीं हो। टाइम पेपर में दे देगा टाइम, अगर तुम्हारे मान लो कल को पेपर है, अनाउंस हो जाए परसों सीबीएसई पेपर लेगी, तुम उसे शोर मचा के मना कर दोगे कि नहीं भाई नहीं, मैं तो कब परसों दूंगा पेपर। हर टाइम तैयार रहो ना। अगर तुम्हारे ऐसे टेस्ट हो रहे हैं डेली वाइज, सडनली एकदम टेस्ट हो गया, तो तुम हर टाइम प्रिपेयर हो भाई। तुम्हारी ड्यूटी अब हो कभी भी हो जाए, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी रिवाइज कर। और एग्जाम तो तुम ऑन द टिप्स होंगे चीजें। आज एक चैप्टर करो, कल दूसरा करो, फिर तीसरा करो, क्या दिक्कत है? कल के बाद तो भाई तुमने क्या एग्जाम नहीं दे रहे हो क्या तुम? तो होगा ना 23 में तो है ना। तो फिर अगर अभी तैयारी हो जाएगी उस दिन आसान पड़ेगा। ये एक्सक्यूज नहीं चलते यहाँ पर। हो गया बेटे यहाँ तक? कर लिया यहाँ तक? डायग्राम ड्रॉ हो गया? ठीक है, अब लिखो क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट का। इन हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, एन an electron moves in a orbit, in an orbit in H atom. An electron moves in an orbit of radius 0.5 angstrom. कितनी होती है रेडियस ऑर्बिट की या न्यूक्लियस की? एटम की कितनी होती है रेडियस? एटम की कितनी होती है रेडियस? किसी भी एटम की अगर बात करें, अप्रोक्सीमेट 10 के माइनस के 10 या 14। अच्छा, एटम बड़ा कि न्यूक्लियस बड़ा? एटम का तो न्यूक्लियस होता है। 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, 10 के माइनस के 15 मीटर, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? माइनस के 10 मीटर। एटम का न्यूक्लियस हो गया। जो एटॉमिक जो रेडियस होती है वो एंगस्ट्रॉम में मेजर की जाती है, ध्यान रखना। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के माइनस के 10 मीटर। बात समझ आ रही है? तो इसने का जो रेडियस है उस ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, विद ए स्पीड ऑफ, लिखो, विद ए स्पीड ऑफ 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर
6 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना ध्यान से, और ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है न्यूमेरिकल का, जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो यहां समझो, आर दे दिया सर, और आपसे कह दिया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एक रेडियस है 0.5 एंगस्ट्रॉम, उसकी ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये बताइए कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से करंट कितना फ्लो होगा। और अभी हम पढ़ गए इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी में कहीं पर भी आर और वी का बात ही नहीं की गई। हाँ ये बात तो कही गई फ्लो ऑफ चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट, तो जब भाई चार्ज फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो करंट तो होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे फाइंड करें, तो हम सीधा क्वेश्चन से आए कि सर आपने कहा, इसे रफ कर देता हूं पहले मैं, कि सर इलेक्ट्रिक करंट जो है आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, थर्स क्यों रही है फिर, सुनो ध्यान से। तो Q इजिकल टू एन ई, अभी तो आए भी नहीं हम स्लो पे, कितना है V वेलोसिटी, R रेडियस, वहाँ R रेसिस्टेंस कैपिटल R, इससे लग सकता हूँ हम स्लो। हमें R और V गिवन हो, I फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करेंगे, I को Q अपॉन टी, Q बराबर हो गया N, बस जो आपने पढ़ा है ना अब तक का सब वो यूज होना है इसके अंदर। और सर N हमारे पास नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं कोई बात नहीं, N इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी, पढ़ा था 11th क्लास में फ्रीक्वेंसी में, N 1 अपॉन टी। ठीक है सर, टाइम कितना लगा इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में, तो वी नो दैट स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड v, क्योंकि मुझे अपना आंसर जो है इस टर्म्स में लेकर आना है। डिस्टेंस ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस बेटे भांजा पढ़ाई पे ध्यान दे ले अक्षिता, बार नहीं, 2 पाई आर टाइम का हो गया t, यहां से टाइम की वैल्यू सॉल्व करी, t इक्वल टू हो गया 2 पाई आर अपॉन v। ठीक है सर, इक्वेशन नंबर 4। अब इस टाइम की वैल्यू को मैंने यहां पर पुट अप करा, n फाइंड हो जाएगा, n की वैल्यू को मैं यहां पर पुट अप करूंगा, करंट फाइंड हो जाएगा। तो सर फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ n इक्वल टू 1 अपॉन टाइम की वैल्यू हो गई 2 पाई आर अपॉन हो गया, ऊपर हो गया v, और n की वैल्यू को यहां से पर, ठीक, n की वैल्यू इतनी आ गई। अब यही इक्वेशन नंबर 5 से n की वैल्यू किस में आ गई, इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 i इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है, ई वी अपॉन 2 पाई आर टी। बात समझ आ गई कि सर इलेक्ट्रिक करंट इतना है, क्यों नहीं, क्यू इक्वल टू एन नहीं हो गया। बस आप मुझे अब 5 मिनट दो, फिर मैं आपको इससे सही बात करूँगा 5 मिनट के बाद दोनों से, फिर आप ये मत कहना कि हम ये कर रहे थे वो कर रहे थे, अभी बस 5 मिनट की बात है, हो लिया, मुझे मजबूरी करना है बस। क्यू इक्वल टू एन, एन बराबर 1 अपॉन टी, टाइम निकाला डिस्टेंस अपॉन टाइम से, 2 पाई अपॉन टी, टी के लिए सॉल्व की, टी की वैल्यू को यहाँ पर रखा तो एन आ गया, एन की वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करा, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब देख आई की वैल्यू ये बन गई ई वी अपॉन, अगर ये तुम्हारे वहाँ याद रह गया तो ठीक, तो डिराइव कैसे करा यही तुम्हें समझा दिया। और कभी कभी तुमसे ये भी कह देगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी के साथ मूविंग कर रहा है इन द ऑर्बिट ऑफ एनी एटम, तो देन इलेक्ट्रिक करंट विल बी प्रूव दैट दिस वन, इतना होगा। यानी कि यही चीज जो न्यूमेरिकल था थियोरेटिकल बना के दे दिया, इतना हो, समझ में आया। ठीक है, अब इसलिए इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी, 1.6 - 19, ठीक है,
v की वैल्यू कितनी है 2.2 माइनस के 10⁻6 2 पाई आर, पाई की वैल्यू कितनी 3.14, आर कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 10, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है माइनस के 10 मीटर के। ठीक है, अ टाइम पर सेकंड 1 मिनट मत क्या देना, क्योंकि स्पीड मीटर पर सेकंड में, पर सेकंड मतलब 1 सेकंड टाइम लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा एम्पियर। ये तुम्हारे लेवल क्वेश्चन है जो एग्जामिनर देगा एग्जाम में। वो तुम्हें ये देगा आई बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू ये है, वो तो तुम्हें पता, उसे पता है 12th क्लास का बच्चा ये 10th में भी करके आ गया, वो क्यों देगा तुम्हें सिंपल। और ये पैटर्न जो तुम्हें सिखाया है आगे आने वाले जितने भी चैप्टर हैं सभी में ये यूज होगा, कि जहां आर और वी दे रखा होगा और हमें आई फाइंड करना हो जाए, क्योंकि आगे जो चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड के जो चैप्टर है उसमें फॉर्म में कभी कभी आई फाइंड करने के लिए होता है और एम वैल्यू गिवन होती है, बाकी की आई गिवन नहीं होता, और आई फाइंड करने का तरीका हमारे पास यही होता है, आर और वी दे रखा होता है, तो वहाँ पैटर्न यही है। तो ये पैटर्न आपको अभी समझा दिया, बाद में यही चीज रिपीट नहीं होगी। हाँ नोट करो। इसके बाद कितना, अभी नहीं, इससे पेन भी रफ कर, पेन एक ऐसी इरेजर भी आती है कि जिससे पेन मिट जाए, आती है, मिल सकते हैं मार्केट में कहीं, कल ला सकते हो मुझे। ठीक, नोट डाउन। अरे बात नहीं भाई, फटाफट नोट कर। दस मिनट क्लास बढ़ा दूंगा आगे, ध्यान रखिए इस बात का, 10 मिनट क्लास एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, या तो फटाफट नोट करो। इसके बाद अभी है 5 मिनट्स और आर लेफ्ट ओनली। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा ना जो समझ में आ जाएगा, चिंता कर रहा, मेरा काम ही यही है। अक्षिता इसे बंद कर दे, पहले फोकस, अभी क्लास चल रही है, उसके बाद अब ना, अभी इसे रखो बैग में, अभी क्लास है, जब तक 50 मिनट की क्लास तो मतलब क्लास के टाइम क्लास, उसके बाद अभी मैं इसका आंसर चेक करूंगा, तभी क्लास ऑफ होगी जब आपका आंसर इसका फाइंड कर लोगे। चलो ठीक है, तो मैं छोड़ दिया, बाकी तो नहीं छोड़ेंगे ना, अगर तू बाबा इसे निकालेगी अपने फैन को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या बताया गया था आज, फटाफट नोट करेंगे। एक ये अंक यहाँ रखें, ये इसे तोड़वा के मानेंगे भाई। अबे आई हाँ हाँ,
दीक्षिता मोबाइल बंद कर दो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे जो आपका होमवर्क है। ठीक है, 2 क्वेश्चन दूंगा, करके लेकर आना है। 0.112, ठीक है। नहीं होमवर्क तो होम क्लास ऑफ है, होमवर्क दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन करने के लिए। 50 मिनट का क्लास है कम से कम। ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लो इन ए यूनिफॉर्म कॉपर वायर of radius 1 mm, 1 mm from the end END वाला P to Q, कैपिटल P to Q of the wire, calculate the current density नहीं सर, क्लास ऑफ तब होगी सर जब रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ द वायर, डेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ द वायर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, density at a point of the wire, what is the direction of current density। ठीक है, ये हो गया आपका। अब एक क्वेश्चन जैसा भी मैंने तुम्हें करवाया है इसी पैटर्न पर मैं तुम्हें दे रहा हूं जो तुम करोगे। चलो अगर नहीं करे तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ओम्स लॉ पे, आंसर बताओ। अगर आपने आंसर दे दिया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो क्लास ऑफ करते हैं। लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है। ओम्स लॉ पर है जो तुमने पढ़ रखा है, यहाँ समझ भाई ओए बात मत सेव। बेटे अर्थक्वेक आ गया था थोड़ा सा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सुनो ध्यान से बेटा, यहाँ ध्यान दो 2 मिनट बस, ठीक है। ओम्स लॉ ने ये कहा कि वो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब आप क्वेश्चन ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, यही तो मीनिंग हो गया। अब बेसिक क्वेश्चन ये है कि सर जब 220 वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट कितना फ्लो होगा, 220 एम्पियर। भाई इसका अकॉर्डिंग तो यही हो गया ना, ठीक है। अब बेटे एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर का वायर में मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का है। अगर मैं इसकी बात को लेकर चलूँ तो 220 पर पोस्ट 220 पूरे पूरे वायर फटने तो बहुत दूर की बात है, सर्किट ही ऑफ हो जाएगा पूरा, मीटर से खत्म हो जाओगे। बस में तो ये चीज़ इस तरह से होती है नहीं तो फिर ये इसका मीनिंग क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इसकी समझाना क्या चाह रहा है आपको। नहीं है, बहुत बढ़िया। लेवल सबके निकलेंगे यहाँ। इनफ फॉर टुडे।